हेलो स्टूडेंट्स, ये थर्मोडायनामिक्स का थर्ड लेक्चर है। हम लोग केमिकल थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि इंटरनल एनर्जी किस किस कारण से आता है जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करते हैं। तो इंटरनल एनर्जी था आपका ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, इंटरमोलिकुलर, इलेक्ट्रॉनिक एंड रिलेटिविस्टिक। ओके, तो उसमें हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉनिक और रिलेटिविस्टिक वाले जो होते हैं वो केवल वेरी हाई टेम्परेचर पे होता है और ऑर्डिनरी हीटिंग से उसमें फ़र्क नहीं आता है। तो अब हम लोग उससे आगे देखेंगे। तो अब जो है हमारा नेक्स्ट है वो है एक टर्म इंथैल्पी। ओके, इसको हम लोग H से दिखाते हैं। तो जो भी केमिकल रिएक्शन होता है मोस्टली उसको हम लोग ओपन बीकर में करते हैं या ओपन स्टेट में करते हैं, जो कि कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, मोस्टली एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ओके, तो इसके लिए हम जो करते हैं, यानी केमिकल रिएक्शन आर जनरली कैरीड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमने एक न्यू स्टेट फंक्शन को डिफाइन किया। जैसे अभी तक हमने देखा था जो u था वो स्टेट फंक्शन था, वैसे हमने एक न्यू स्टेट फंक्शन h को डिफाइन किया जो इक्वल होता है u प्लस पी वी के बराबर। u प्लस पी वी, ये डिफिनीशन है उसका। तो बताइए डेल्टा h का मान क्या होगा, यानी चेंज इन इंथैल्पी क्या होगा, डेल्टा u प्लस डेल्टा ऑफ पी वी। और डेल्टा पी वी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आपको याद होगा कि कुछ भी डी ऑफ एक्स वाई क्या हो जाता है, एक्स डी वाई जोड़ वाई डी एक्स। तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, प्रेशर तो कांस्टेंट रहने वाला है, तो P बाहर आ जाएगा और डेल्टा V आ जाएगा। तो डेल्टा H का जो मान होगा चेंज इन इंथैल्पी, और डेल्टा U प्लस P डेल्टा V के बराबर होगा। और इसी को जो हम लोग बोलते हैं, वो बोलते हैं हीट एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या बोलते हैं, हीट एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो भी रिएक्शन होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पे कराया जाता है। ओके, अब हम देखते हैं हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो जो हीट आता है उसको हम लिखते हैं क्यू बी। ओके, तो आपको पता होगा अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो उसमें वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। यानी आपका जो थर्मोडायनामिक्स का जो पहला लॉ था कि डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्लू, यहाँ से डब्लू जीरो हो गया, वर्क डन। तो कब, जब ये क्यू भी था कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए लिख सकते हैं डेल्टा यू बराबर हो जाएगा हीट एडेड। ऐसे ही हम देखते हैं हीट एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर। आपने अभी ही देखा था, क्या देखा था कि डेल्टा एच के बराबर होता है हीट एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, तो जनरली देखते हैं कि जितना भी आइसोकोरिक कंडीशन है जहाँ पे केवल पीवी टाइप का वर्क लोड है, आपको वर्क का टाइप बताया था क्या क्या, इलेक्ट्रिक वर्क था और भी पीडीवी वर्क था, स्ट्रेचिंग का वर्क था। तो जहाँ पे पीवी टाइप का वर्क इन्वॉल्व होता है वहाँ पे देखते हैं कि ये जो है वो करेक्ट है। ओके, तो इसका ये पता चलता है हमको कि अगर कांस्टेंट प्रेशर और वॉल्यूम पे जो हीट एक्सचेंज किया जा रहा है वो क्या है, डिफिनिट क्वांटिटी है, क्योंकि डेल्टा एच भी स्टेट फंक्शन है जो डिफिनिट होता है और डेल्टा यू भी डिफिनिट होता है। तो अभी हम आगे इससे देखेंगे हीट कैपेसिटी। क्या देखेंगे, हीट कैपेसिटी।
तो हीट कैपेसिटी किसको बोलते हैं? तो ये है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बाय 1 डिग्री। अभी आपको गैसियस स्टेट में बताया था, क्या है ये? अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of system by 1 डिग्री। ठीक है, तो मान लीजिए dq जो है स्मॉल क्वांटिटी ऑफ हीट है जो ऐड किया गया सिस्टम में। dq क्या है? हीट एडेड स्मॉल क्वांटिटी, और उससे dt का फर्क आया। dt क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, या राइज इन हीट ऐड करेंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर राइज करेगा dt। तो जो ये c होगा हमारा, जो कैपेसिटी c से जो दिखाते हैं इसको, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा dq बाय dt के बराबर। तो हीट कैपेसिटी हम लोग दो तरीके से डिफाइन करते हैं। एक डिफाइन करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, एक डिफाइन करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे। इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट जब वॉल्यूम पे होता है तो इसको सी भी बोलते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे होता है तो इसको सीपी बोलते हैं। तो अभी बताइए कि जब सी भी का हम मान निकालेंगे, यानी क्या चीज़? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको हम बोलते हैं सी भी। तो सी भी बराबर क्या हो जाएगा? डी बाई डी टी तो रहेगा ही, और क्यू में क्या आ जाएगा? क्यू भी, यानी हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और की भी क्यू, हमने इसको क्या बोला था अब बताइए? डी मतलब जो क्यू भी होता है वो क्या था? वो था डेल यू। डी यू बोलिए या डेल यू बोलिए, इसको हम क्या बोल सकते हैं? डेल यू बाय डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्योंकि आपने अभी पिछले स्लाइड पे देखा क्यू भी जो था वो यू के बराबर था। ओके, तो अगर आप देखना चाहते हैं और भी क्या हो सकता है, जैसे आपको FLOT पता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, क्या था वो? डी यू बराबर क्या था? डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू का मान क्या था? पी डी वी के बराबर। अगर यहाँ पे प्लस लिखेंगे तो माइनस पी डी वी लेंगे, और माइनस लिखेंगे तो प्लस पी डी वी लेंगे। डी डब्ल्यू क्या था? चलिए ऐसा था, तो डी यू बराबर क्या था? डी क्यू माइनस पी डी वी, है ना। कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट वॉल्यूम, तो डी भी तो जीरो हो गया। इसका मतलब डी यू बराबर हो गया क्या? डी क्यू, डी ऑफ क्यू एट भी। तो ठीक है, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा बेसिक है। तो इसका मतलब है कि अगर हम बोलेंगे कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वो क्या है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम को हम क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। क्योंकि अभी इसका मान हमने लिखा था कितना? डेल यू बाय डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसी को सी भी बोलते हैं। तो ऊपर में इंटरनल एनर्जी है तो बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू क्या? विथ क्या चीज़? नीचे कौन है? टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, ऐसे करके हम लोग हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर भी देखेंगे। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसको हम क्या बोलते हैं? सीपी। तो सीपी बराबर क्या होगा बताइए? सीपी हो जाएगा डी क्यू एट प्रेशर कांस्टेंट बटे डी टी। अब आपको पता है इसी को हम क्या बोल सकते हैं? डी क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर को डी एच बाई डी टी बोल सकते हैं। अभी बताया था आपको। क्यों ऐसा बोल सकते हैं? क्योंकि हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमको बोलता है कि डी क्यू बराबर होता है डी यू प्लस पी डी वी, और उसी को तो हम डी एच डिफाइन किए थे, याद होगा अगर आपको। एच जो हम डिफाइन किए थे वो था यू प्लस डेल्टा
पी भी। ओके, तो जो हमारा ये सी पी है उसको हम बोल सकते हैं डेल एच बाई डेल क्या है, वही है कि बाकी सबको कांस्टेंट मान लिया, केवल एच को टाइम के साथ चेंज होता, टेम्परेचर के टाइम नहीं, टेम्परेचर के साथ चेंज होता हुआ माना जा रहा है। तो इसको क्या बोल देंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी विथ टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, चलिए तो अब आगे हम देखें। अभी क्या है, हीट कैपेसिटी ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको हम लोग सी भी बोलते हैं, वो क्या होता है, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वही तो था डी यू बाई डी टी। तो कितना इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज हुआ, पर डिग्री राइज, यानी नीचे वाला जो टेम्परेचर डेल्टा टी था उसको 1 बोल देते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और सी पी क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन इंथैल्पी ऑफ सिस्टम पर डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। अब देखिए, अगर 1 मोल किसी आइडियल गैस का लेते हैं तो हम देखते हैं कि हीट कैपेसिटी जो है कांस्टेंट प्रेशर वाला, यानी Cp जो है वो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम से ज़्यादा होता है। क्या बोल रहे हैं हम आपको, बोल रहे हैं आइडियल गैस के सेम मोल, अगर हम 1 मोल ले लेते हैं तो हम देखते हैं कि Cp जो है वो Cv से ज़्यादा आता है। अब 1 मोल के लिए निकाला तो इसको क्या बोलेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी। 1 मोल के लिए निकाला तो क्या बोलेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी। तो आगे देखिए कि आइडियल गैस है, ठीक है, तो फॉर आइडियल गैस के लिए U एंड H केवल फंक्शन ऑफ क्या होता है, टेम्परेचर होता है। समझ रहे बात। तो इसका क्या मतलब, देखिए तो जो हमारा Cp है वो क्या हो जाएगा, डेल एच बाई डेल टी, डेल एच बाई डेल टी। आपको पता है ये केवल टी पे ही डिपेंड करता है, कांस्टेंट प्रेशर भी बोल सकते हैं इसको यहाँ पे, ठीक है। और पी हटा भी सकते हैं क्योंकि वो खुद ही ऑब्वियसली जस्टिफाइड है, वो प्रेशर या वॉल्यूम कुछ होने से उसको फर्क, वो केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ओके, तो यहाँ से हमको डी एच बराबर क्या लिख सकते हैं, सी पी इंटू डी टी के बराबर। ऐसे ही डी यू क्या बोल सकते हैं, सी भी इंटू डी टी के बराबर। समझ रहे बात। तो अगर हमको चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना रहेगा तो सी भी डी टी लगा देंगे, चेंज इन एंथैल्पी निकालना रहेगा तो सी पी डी टी लगा देंगे। समझ रहे हैं। ओके, चलिए तो हम लोग एक इसमें क्वेश्चन देखते हैं। ओके, एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, इसको नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, क्वेश्चन है कि 10 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन एट 101.325 किलो पास्कल and 298 Kelvin is heated to 348 Kelvin. Calculate the heat absorbed, delta H and delta U of this process at, पहले में निकालिए कांस्टेंट वॉल्यूम पे, दूसरे में निकालिए कांस्टेंट, पहले निकालिए कांस्टेंट प्रेशर पे, दूसरे में निकालिए कांस्टेंट वॉल्यूम पे। दिया क्या हुआ है, गिवन क्या है, Cp जो दिया हुआ है
25.72 प्लस 0.013 T/K माइनस 3.86 गुने 10⁻⁻6 T/K का होल स्क्वायर। और एक और चीज़ बोला हुआ है कि एज्यूम आइडियल बिहेवियर। क्वेश्चन देखिए, पॉज करिए और सॉल्व करिए खुद से सॉल्व होना चाहिए। सॉल्यूशन हम बता रहे। सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है, हमको वॉल्यूम दिया हुआ है 10 डेसीमीटर क्यूब, प्रेशर दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है। ओके, तो हम लोग इसका क्या निकाल लेंगे, जो गैस हमको है O2, उसका अमाउंट कहिए या मोल कह दीजिए, मतलब PV/RT। P कितना है 101.325, V कितना है 10 डेसीमीटर क्यूब, ओके, बाय R का मान कितना है 8.314 इंटू कितना हो जाएगा ये 298। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा मोल का जो मान निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा यहाँ से 1 के आसपास 0.5 के आसपास 409 मोल आ जाएगा। अब पूछ रहा है कि हमको बताओ कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कितना एब्जॉर्ब हुआ। कैलकुलेट द हीट एब्जॉर्ब डेल्टा H एंड डेल्टा E ऑफ दिस प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। तो सिंपल बात है, जो हमारा कांस्टेंट प्रेशर पे जो डेल्टा H आता है उसी को हम बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट ऐड हुआ, अब उसी को क्या बोलते हैं CP/dT। ये 1 मोल के लिए होता था, n मोल से गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो CP/dT T1 का मान, T1 से लेके T2 तक में इंटीग्रेशन करना है। ओके, तो हमको क्या दिया हुआ है, T2 का मान कितना है 348 केल्विन, T1 का मान कितना है 298 केल्विन। ओके, 298 केल्विन। तो इसमें हमको इंटीग्रेशन करना है और हमको CP का इक्वेशन दे दिया है। तो हमारा जो QP आ जाएगा वो आ जाएगा, N का मान है 0.409 इंटू 25.72 का कुछ नहीं है इसके साथ, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो T जुड़ जाएगा। ओके, इसके बाद इंटीग्रेशन कर रहा हूँ मैं साथ में 103 T² / 2K आ जाएगा और माइनस 3.86 10⁻⁻6 TQ/3K। ओके, के क्या है केल्विन है, ध्यान रखिए के कुछ है नहीं यहाँ पे, के केल्विन है, यूनिट है हमारा, वो दिखा रहा है। वो कंफ्यूज नहीं होना के देख के, यहाँ पे बस T²। ओके, तो जब हम लोग इसका 248 से 348 में मान रखेंगे तो आ जाएगा 0.409 25.72 उन्हें 348 माइनस 298 प्लस 0.013 इंटू बाई 2 इंटू 348 का स्क्वायर माइनस
298 का स्क्वायर, फिर से -3.86 गुने 10 के पावर -6/3 इंटू इसका क्यू माइनस उसका क्यू, 348 का क्यू माइनस 298 का क्यू। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको निकल के आ जाता है आंसर। तो क्यू पी का जो मान आ जा रहा है वो आ जा रहा है 603.59 जूल के बराबर। अब हमको क्या निकालना है, डेल्टा यू का मान निकालना है। डेल्टा यू बराबर क्या होता है, डेल्टा एच माइनस डेल्टा ऑफ पी भी, ओके। यानी इसी को क्या बोलते हैं, डेल्टा एच माइनस पी रखेंगे तो डेल्टा भी, और भी रखेंगे तो डेल्टा पी, इसी को बोलते हैं। अब जब कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर पे हमारा ये का मान तो 0 हो जाएगा, तो डेल्टा यू बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा भी। और पी डेल्टा भी को हम लोग एक और चीज़ लिखते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे इसको हम एन आर डेल्टा टी के बराबर लिख सकते हैं। पी इंटू डेल्टा भी बराबर एन आर डेल्टा टी। पी भी बराबर एन आर टी वैसे भी होता है, एन आर कॉन्स्टेंट है तो डेल्टा भी है डेल्टा टी। तो हमने डेल्टा एच का मान कितना निकाल लिया, सॉरी डेल्टा एच का मान हमने अभी निकाल लिया है, जो कि क्यू पी के बराबर है। कितना है, 603.59 माइनस एन आर डेल्टा टी। एन कितना है हमारा 0.409, आर का मान कितना है 8.314। कुछ लोग सोच रहे हैं 8 वाला मान क्यों ले रहा है, क्योंकि सारा यूनिट एसआई यूनिट कंसीडर किया है, इसीलिए जो डेल्टा यू का भी मान निकल के आएगा वो एसआई यूनिट में आएगा, 433.57 जूल के बराबर। हम 0.08 वाला कब लेते हैं, जब लीटर एटमॉस्फेरिक में दिया होता है बाकी चीज़ें। कांस्टेंट वॉल्यूम पे आप पूछ रहे हैं हमको, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट एडिशन होता है वो डेल्टा यू के बराबर होता है, डेल्टा यू के बराबर होता है। और वही किसके बराबर होता है, एन सी वी डी टी के बराबर। हम T1 से T2 में इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये किसके बराबर होता है, तो ये CV को जो हम लोग हैं CP माइनस R लिखते हैं। तो ये जो इक्वल होता है वो होता है NCP dt माइनस NR dt। T1 से T2 के बीच में इंटीग्रेशन हमको करना है। CV को हमने CP माइनस R लिख दिया, तो ये तो हमको पता चल गया है, ये कितना है 603.59, ये तो QP के बराबर है। और NR dt का मान कितना आ गया, NR dt, इसमें से कोई भी dt के साथ चेंज हो नहीं रहा है, तो NR बाहर आ जाएगा और टाइम से गुण n कितना हो जाएगा, -0.409 इंटू 8.314 इंटू dt कितना है 348 माइनस 298, और ऊपर निकाला ना वही, तो कितना आ जाएगा ये निकल के सेम 433.57 जूल के बराबर। यहाँ पे हमको जो डेल्टा एच पूछेगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे, वो क्या हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी। तो ये इतने के बराबर आ जाएगा 603.59 के बराबर। तो ये था हमारा आंसर। अब हम लोग देखेंगे एक बार ये रिवीजन कर लेते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला जो हमारा टेबल था। ओके, हम लिखते हैं टाइप ऑफ मोलेक्यूल, ओके, इसका मोलेक्यूल का एग्जाम्पल, फिर लिखेंगे ट्रांसलेशनल कितना डिग्री फ्रीडम होगा, रोटेशनल कितना होगा, वाइब्रेशनल कितना होगा और टोटल कितना होगा। जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है वो हमारा गैसियस स्टेट का चैप्टर जाके पढ़ें।
और अगर वीडियो अवेलेबल हो जाएगा तब तक तो उसको देखें। मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। ट्राइएटॉमिक लीनियर, ट्राइएटॉमिक लीनियर, नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक, ये ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है गैसियस स्टेट का। नहीं भी देखना कोई बात नहीं, यहाँ पे देख के समझें तो ये चैप्टर तो समझ में आएगा। ज़्यादा डिटेल के लिए संपर्क करें किस चैप्टर से, गैसियस स्टेट से। इसका टाइप क्या हो सकता है, मोनोएटॉमिक हीलियम, डायएटॉमिक नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ट्राइएटॉमिक लीनियर CO2, नॉन लीनियर जो होता है वो H2O होता है। ट्रांसलेशनल मैक्सिमम 3 3 3 सबके होंगे, रोटेशनल इसके नहीं होंगे, इसके 2 होंगे, इसके रोटेशनल 2 होंगे, इसके भी 2 होंगे, इसके 3 होंगे, इसके नहीं होंगे, इसके 1 होंगे, इसके 4 और इसके 3 होंगे। तो सबको जोड़ देने से 3 2 5 1 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। अब आपको पता है जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है ओनली एट वेरी हाई टेम्परेचर पे होता है, ओनली एट हाई टेम्परेचर। तो ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देखते हैं इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारा टोटल जो ये होता है एनर्जी, जो टोटल होता है, ठीक है, थर्मल एनर्जी पर मोल, ये क्या होता है, हाफ गुने RT फॉर ट्रांसलेशनल, जो हाफ गुने RT फॉर रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस 1 इंटू RT फॉर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अगर हम लोग मोनोएटॉमिक के लिए हम देखें किसका, CV का मान, ओके। तो CV का जो मान है, ये CV है, कितना हो जाएगा, कितने ट्रांसलेशनल है, 3 इंटू RT/2, रोटेशनल कितना है 0 गुने RT/2, वाइब्रेशनल कितना है 0 गुने RT/2, यानी कितना आ जाएगा 3 RT/2 के बराबर। और ये आ गया। अब अगर हम डायएटॉमिक के लिए निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 RT/2 प्लस 2 RT/2, यानी टोटल 5 RT/2। ओके, चलिए और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तभी एक्टिव होता है जब वेरी हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे CP और CV के बीच में रिलेशन। हमको ऑलरेडी पता है क्या होता है, CP ज़्यादा होता है CV से। रिलेशनशिप बिटवीन CP and CV for ideal गैस। क्या बोलते हैं, देखिए, हीट ट्रांसफ़र एट कांस्टेंट वॉल्यूम किस में चेंज लेके आता है, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम में। और जब कांस्टेंट प्रेशर पे आता है तो किस में चेंज आता है, इंथैल्पी में। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमको पता है कि जो DH होगा DU प्लस D ऑफ PV, ठीक बात है। अगर केवल आइडियल गैस है तो PV बराबर क्या हो जाएगा, nRT है। अगर केवल आइडियल गैस इन्वॉल्व है तो DU बराबर क्या होता है, NCV/dt। DU बराबर क्या होता है, NCV/dt। DH बराबर क्या हो जाता है, NCP/dt के बराबर। तो इसमें रख दीजिए, DH को क्या लिख सकते हैं, NCP/dt बराबर क्या आ जाएगा, NCV/dt जोड़ D ऑफ PV। और D ऑफ PV को हम क्या बोलते हैं, NR इंटू DT। तो देखिए तो कुछ गया क्या, सब में है क्या, सब में है, N है क्या, सब में है।
तो हमारा Cp बराबर क्या आ गया, Cv प्लस आर। और ये वैलिड ओनली फॉर क्या होगा, ये वैलिड ओनली फॉर आइडियल गैस। ठीक है। तो आप पूछ सकते हैं कि हमको बताओ रियल गैस, लिक्विड और सॉलिड के केस में क्या होगा इनका रिलेशन। तो हमने बोला ये आपके सिलेबस से बाहर है, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको पूछा जाएगा केवल आइडियल गैस के बारे में। ठीक है। अब क्या है, अब हम लोग देखेंगे क्या चीज़, वर्क का कैलकुलेशन देखेंगे। ठीक है। इंटरनल एनर्जी एंड इंथैल्पी चेंज इन प्रोसेस इन्वॉल्विंग आइडियल गैसेस। उसके बाद देखेंगे बहुत सारा डिटेल। ठीक है, कि कैसे कैसे वर्क का कैलकुलेशन होता है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है। मान लीजिए कुछ एक आइडियल गैस है जिसको एक सिलेंडर में फिट किया है, ऐसा करके हमारा सिलेंडर है, इसमें पिस्टन लगा हुआ है, इसको पिस्टन बोलते हैं। ठीक है। इसमें आइडियल गैस है। ओके। सिलेंडर कैसा रहेगा, फ्रिक्शनलेस रहेगा। ओके। और इसको किसी रिजर्वायर में रख दिया, इसको किसी ऐसे रिजर्वायर में रख दिया जहाँ का टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, जो बदल ही नहीं रहा है। और इसका जो प्रेशर था, इसका जो प्रेशर था उसको चेंज कर रहे हैं एकदम स्लो तरीके से। कैसा तरीके से, आपको पता ही, इरिवर्सिबल के लिए क्या करेंगे, इनफाइटेसिमली स्लो तरीके से प्रेशर को चेंज कर रहे हैं। ठीक है। तो क्या होगा इसमें, मान लीजिए कि ये खिसक के ये जो हमारा हटाएंगे, धीरे धीरे प्रेशर थोड़ा थोड़ा हटाएंगे, तो मान लीजिए पिस्टन धीरे धीरे चल के यहाँ आ गया। ओके। पहले यहाँ था, अभी यहाँ आ गया। और इसका जो पहले टेम्परेचर T था वो बढ़ के क्या हो गया, T प्लस dt हो गया। ठीक है। कितना मूव किया, ये dx के बराबर मूव किया। मान लीजिए इसका एरिया A है, समझने का कोशिश है ये। तो इससे क्या होगा, ये हमेशा एक थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगा। चूँकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो थोड़ा सा हीट तो गेन किया ही होगा, तो जो हीट गेन किया है उसको हम dq बोल रहे हैं। ओके। ठीक है। ये dt से कम आएगा, t माइनस dt आएगा, एक्सपांसन हो रहा है इधर। ओके। तो हम बोल रहे हैं कि इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज डिक्रीज बाय सम वैल्यू, सम स्मॉल वैल्यू, तो पिस्टन थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ। वो जो डिस्टेंस गया उसको हम dx बोल रहे हैं। और टेम्परेचर ऑफ गैस इनसाइड द पिस्टन जो है dt से डिक्रीज हो गया। ये क्यों हो गया, क्योंकि पिस्टन को धक्का मारने के लिए कौन आया था, मॉलिक्यूल आया था, और उसने पिस्टन को धक्का तो मारा, लेकिन धक्का मारते मारते अपना जो काइनेटिक एनर्जी था वो किसको दे दिया, पिस्टन को दे दिया। तो अगर अपना वो काइनेटिक एनर्जी पिस्टन को दे दिया तो टेम्परेचर क्या होगा, dt मात्रा से कम हो जाएगा। और इसको थर्मल इक्विलिब्रियम में रखना है, इसलिए थोड़ा सा हीट को बाहर से देना पड़ेगा। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब टेम्परेचर बरकरार रखना है, उसके लिए थोड़ा सा हीट क्या पड़ेगा, dq इन कराना पड़ेगा ना थोड़ा सा, तभी तो ये टेम्परेचर, नहीं तो टेम्परेचर घट जाएगा। ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है ये रिवर्सिबल है, तो इनफाइनाइट स्टेप में इसको हम पूरा करेंगे। तो मान लीजिए कि इसमें क्या हुआ, टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए, ठीक है, क्या हुआ, ये एक्सपांसन हो रहा है ना, तो पहले वॉल्यूम अगर V1 था तो अभी वॉल्यूम V2 हो गया। आपको पता है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ये रेक्टेंगुलर, पहले P1 होगा तो P2 हो गया।
तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है ऐसे करके, है ना, ऐसे बनेगा। तो ये रहा और हमारा ये वॉल्यूम, अरे थोड़ा सा पीछे करना पड़ेगा इसको, यहाँ पे V1, ओके। यहाँ पे क्या आ जाएगा, P1, यहाँ पे क्या था, P1 ये था, P2 ये था, V1 ये था, V2। तो पहले कितना वॉल्यूम था, इतना था, यहाँ से यहाँ चला गया, यानी एक्सपांसन हो गया। तो प्रेशर पहले P1 था, घट के P2 पे आ गया। तो जो हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस था, क्या था, रिवर्सिबल प्रोसेस, उसके दौरान पे जो हमारा एक्सटर्नल प्रेशर था वो इंटरनल प्रेशर से थोड़ा सा ही चेंज रहेगा, ऊपर नीचे। और आइडियल गैस के लिए प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, nRT/V, यानी ये ऑलमोस्ट इक्वल रहेगा, एक्सटर्नल और इंटरनल ऑलमोस्ट इक्वल ही होना चाहिए, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है। नहीं तो अगर ज़्यादा हुआ तो इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। तो P इंटरनल बराबर P एक्सटर्नल बराबर nRT/V होगा। वर्क डन क्या होता है, हमको रिवर्सिबल आइसोथर्मल के लिए वर्क डन जो क्या होता था, -P × dV का बराबर, यानी हम कह रहे हैं जो dW होगा वो माइनस ऑफ इंटीग्रल P को क्या लिखे, nRT/V × dV। तो ये क्या, nRT तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, ये क्या आ गया, V1 से लेकर V2 तक इंटीग्रेट कर दिए, dV/V, यानी 1/V का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln_V। तो क्या जाएगा, nRT ln_V, इसका V1 से लेके V2 तक। तो क्या हो जाएगा, nRT ln V2 - V1, तो लॉग में माइनस में बट्टे में आ जाता है, V2/V1, माइनस का एक साइन हर जगह पे है, ये बराबर के साथ ये माइनस का साइन भी था। तो माइनस nRT ln, हमारा वर्क डन का फार्मूला आइसोथर्मल के लिए निकल के आ गया, वो क्या आ गया, -nRT ln V2/V1। तो इसमें देखने वाला पॉइंट क्या है, कि अगर रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांसन को हम उल्टा करते हैं, उल्टा कैसे करेंगे, अभी प्रेशर घटा रहे थे, अभी प्रेशर धीरे 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 हल्का हल्का सा बढ़ाते जाएंगे। तो ये जो सिस्टम है, जो पिस्टन था जहाँ से हम इधर से लेके इधर गए थे, धीरे 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 वापस लाए, तो इस सिस्टम क्या होगा, अपने ही पाथ को, यानी ये जो हमने ग्राफ बनाया है यहाँ से यहाँ, उसको ट्रेस बैक करेगा, पीछे की तरफ जाएगा। कब, जब हम इसको रिवर्सिबल प्रोसेस का जो कंडीशन है उसको टोटली रिवर्स कर दें। अब एक बात इसमें लिखने का बात है, बहुत स्टार लगा के लिख लीजिए, बहुत सारा स्टार, चांद तारे सितारे जो भी लिखना है, कि वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम ड्यूरिंग रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांसन is maximum possible work which can be obtained, is maximum possible work obtainable from the system under similar conditions। ठीक है, ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमको जितना वर्क मिलेगा रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांसन में, वो ऐसा कंडीशन में मिलने वाला मैक्सिमम वर्क है, इससे ज़्यादा वर्क और भी मिल ही नहीं सकता है। ठीक है।
ओके, आगे चलेंगे। तो हमने क्या देखा, रिवर्सिबल आइसोथर्मल देखा। अब क्या देखेंगे हम लोग, इररिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांसन। अब इररिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांसन देखेंगे तो इसमें क्या होगा कि जो पिस्टन था ना, उसके जो बाहर प्रेशर था उसको एब्रप्टली चेंज किया जाएगा, यानी सडनली चेंज किया जाएगा। पहले इक्विलिब्रियम में था, उससे सडनली चेंज कर दिया, यानी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम ऑफ जो सिस्टम है उसको डिस्टर्ब कर दिया। तो पिस्टन अचानक से रस आउट करेगा, यानी बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, इस टाइप ऑफ जो वर्क बोलते हैं, क्या बोले हमने, प्रेशर, यानी एक्सटर्नल प्रेशर ओवर सिस्टम चेंज्ड एब्रप्टली। ठीक है, तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, पिस्टन रस आउट करके बाहर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमको पीवी वर्क मिलेगा वो इरिवर्सिबल होगा। और इरिवर्सिबल पीवी वर्क को निकालने के लिए हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि जो प्रेशर में जो डिफरेंस आया पिस्टन, ठीक है, तो प्रेशर में जो डिफरेंस आया उसके कारण पिस्टन तो बाहर की तरफ जाएगा अचानक से, और तेज़ी से बाहर जाएगा, तो इसका पिस्टन का कुछ न कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। पिस्टन का काइनेटिक एनर्जी कुछ न कुछ आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए जो काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के बराबर है, और यहाँ से पहले यहाँ पे था और यहाँ तक गया पिस्टन, तो मान लीजिए जो वॉल्यूम में जो वृद्धि आया, ये वाला, वो वॉल्यूम में जो वृद्धि आया वो डेल्टा भी आया। तो जो हमको वर्क डन इरिवर्सिबल मिलेगा वो क्या आएगा, माइनस पी एक्सटर्नल डी भी तो रहेगा ही, माइनस डेल्टा के भी आएगा, जहाँ पे माइनस डेल्टा के क्या है, माइनस डेल्टा के क्या है, काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय काइनेटिक एनर्जी ए सी क्यू यू आई एक्वायर्ड बाय पिस्टन, ए सी नहीं है, ये ए क्यू यू आई आर ई डी एक्वायर्ड बाय पिस्टन। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगर ठीक है, काफ़ी समय के बाद, इफ आफ्टर सफिशियंट टाइम, पिस्टन जो है दोबारा से इक्विलिब्रियम के फाइनल स्टेट में आ जाता है। अरे क्या होगा, पिस्टन अपने इससे आगे पीछे जाएगा। ठीक है, मूव्स अप एंड डाउन। अगर ये ऐसा वाला पिस्टन है तो ये क्या होगा, ऊपर नीचे जाएगा, इसमें ऐसे ऐसे आएगा। ठीक है, तो मूव्स अप एंड डाउन, और एक समय ऐसा आएगा जब ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन को गेन कर लेगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन को, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन डेल्टा के कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये रेस्ट पे आ जाएगा पिस्टन। तो इसने जितना काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड किया था वो वापस किसको दे देगा, देन ऑल द एक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बैक टू, जो गैस था अंदर में ना, बैक टू आइडियल गैस। ये पिस्टन का सारा किसको मिल जाएगा, आइडियल गैस को। उस केस में हमारा जो वर्क डन होगा इरिवर्सिबली वो होगा माइनस पी एक्सटर्नल डी भी या डेल्टा भी के बराबर। डेल्टा भी, यहाँ पे डी भी मत लिखिए, इरिवर्सिबल है। अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे कैसा बनेगा, ये था हमारा वॉल्यूम, ये था हमारा प्रेशर। अभी भी ये आइसोथर्मल है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। यहाँ पे है V2, ये हमारा V1, ये हमारा P2, ये हमारा P1। तो हमको ये वाला, ये जो है ये वॉल्यूम ऐसा। ओके, चलिए तो इससे आगे देखेंगे।